गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस। प्रीवियस सेशन में हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किए हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद फिर फ्लाई एश के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम वायु प्रदूषण, पहले वाले सेशन में हम वायु प्रदूषण के बारे में कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन में हम जल प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जल प्रदूषण, यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? जल प्रदूषण से संबंधित है, यानी यूट्रोफिकेशन किससे संबंधित होता है? तो यूट्रोफिकेशन जो है वो एयर पोल्यूशन से, वाटर पोल्यूशन से संबंधित होता है। जब जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। फिर से, जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है बीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। जब प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है, यानी बीओडी जो होता है वो जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर से, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। फिर से, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अवघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। जल घुलनशील, यानी घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घटने से उसकी मांग बढ़ जाती है। बीओडी का अधिक होना जल के संक्रमित होने का दर्शाता है, यानी बीओडी की जब रीडिंग ज़्यादा होती है तो वह जल को संक्रमित घोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बनिक अपशिष्ट में क्या आता है? तो कार्बनिक अपशिष्ट में जैसे सीवेज हो गया की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। फिर से कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सीवेज की मात्रा बढ़ने से अपघटन की दर बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग भी इसी के साथ साथ बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन, जिसे हम डिसॉल्व ऑक्सीजन DO के नाम से जानते हैं, इसके फलस्वरूप घुली ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी मांग को जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या भी बीओडी कहते हैं। बीओडी ऑक्सीजन का मापक होता है, यानी कि बीओडी जो होता है वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है वो ऑक्सीजन का मेजरमेंट होता है या फिर ऑक्सीजन का मापक है। अतः जहाँ उच्च बीओडी वहाँ निम्न DO होगा, यानी कि जहाँ पर उच्च बीओडी जहाँ पर भी उच्च बीओडी होगा वहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन जो होता है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO का मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन, यानी जहाँ पर बीओडी उच्च होगा वहाँ पर डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड्स तथा कुछ कीटों के डिंब की बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं। फिर से, मात्र कुछ ही सहनशील प्रजातियों के जीव जैसे एनेलिड तथा कुछ कीटों के डिंब की बहुत अधिक प्रदूषित तथा कम डिसॉल्व ऑक्सीजन वाले जल में जीवित रह सकते हैं। इनको प्रदूषक जल की सूचक प्रजातियों के रूप में पहचाना जाता है। उल्लेखनीय है कि जिस जलाशय के डिसॉल्व ऑक्सीजन का मान 8 मिलीग्राम से नीचे हो जाता है उसे कंटामिनेटेड जल की श्रेणी में रखा जाता है। 8 से नीचे वाले वैल्यू को। जब यह मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित जल कहा जाता है।
यहाँ पे बीओडी के बारे में डिस्कस किया गया है। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका हिंदी में नाम जैविक एवं जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है। यूनिट क्या होता है, तो बीओडी जो होता है वो जल प्रदूषण मापने की इकाई होती है। इसकी अधिक मात्रा जल संक्रमण का सूचक होती है, यानी बीओडी अधिक होगा तो जल अधिक संक्रमित है, वहीं के उसी को इंडिकेट करने का काम करता है। कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होती है, यानी बीओडी जब बढ़ती है तो जो कार्बनिक अपशिष्ट की मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। फिर अपघटन की दर में भी वृद्धि होने लगती है। अवधारणा कॉन्सेप्ट जो है, यह कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के तौर पर अपघटन की दर में वृद्धि होती है तब ऑक्सीजन के उपयोग में वृद्धि देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर व प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। फिर से गंगा नदी में बाकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाया जाता है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी अधिक होती है। वस्तुतः कानपुर से गंगा नदी में भारी मात्रा में प्रदूषित पदार्थ डाले जाने के कारण यहाँ बीओडी अधिक होती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है, यानी भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल तथा अनेक खनिजी जलों में मिश्रित रहता है। फिर से, यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल तथा अन्य खनिजी जलों में मिश्रित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेडरॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। फिर से, भारत में कई जगहों पर भूमिगत जल आर्सेनिक से संक्रमित होते हैं। यह संक्रमण मुख्यतः प्रकृति में पाए जाने वाले बेडरॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। ध्यातव्य हो कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फूट नामक बीमारी हो जाती है। फिर से, भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि तथा चट्टानों के स्रोतों से आर्सेनिक का निक्षालन शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्ञातव्य है कि आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फूट नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, ध्यातव्य हो कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी परिस्थिति तंत्र में समा जाता है। फिर से, ध्यातव्य हो कि गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशियों के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। आर्सेनिक भूजल के जरिए यह अनाज में पहुंच रहा है, इससे समूची खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। बाप रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। यानी भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रसित है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। यानी कि सर्वप्रथम भारत में आर्सेनिक का प्रॉब्लम कहाँ पर देखने को मिला था, यह पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। कब, तो 1983 ईस्वी में। फिर से देख लेते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम 1983 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सबसे पहले सामने आया था। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। फिर से, भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है।
परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। लकड़ी चूल्हा, केरोसिन तेल वाले हीटर आदि। फिर से ग्रामीण के घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। यानी ग्रामीण घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसे हम NO के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। जैसे कि लकड़ी के चूल्हा से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, केरोसिन के तेल के जलने से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है और हीटर से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। यही होता है ग्रामीण के घरों में नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण के स्रोत हो सकते हैं। तो लकड़ी का चूल्हा होता है, केरोसिन का तेल होता है और हीटर होता है। नेक्स्ट है वायु। यह वायु प्रदूषण जो मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, धुआं कहलाता है। मतलब वह वायु प्रदूषण जो मनुष्य के स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो आपका धुआं कहलाता है। यानी मानव हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, इसके साथ ही साथ जलवायु को भी यह प्रभावित करता है, तो धुआं होता है। सूत या कालिख के नाम से भी इसे जाना जाता है। धुआं को हम सूत या कालिख के नाम से जानते हैं। धुआं किससे मिलकर बना होता है? तो स्मोक जो होता है वो स्मोक और धुआं किससे मिलकर बना होता है? तो स्मोक और एक चीज़ और था, धुआं किसके मिलने से बनता है? तो स्मोक स्मोक और फॉग से मिलकर बना होता है। यानी कि धुआं किससे मिलकर बना होता है? तो धुआं जो होता है स्मोक से मिलकर बना होता है, फॉग से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है और इसके बाद PAN से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है प्राकृतिक स्रोत। बांग्लादेश और भारत के कुछ भागों में भूजल, बांग्लादेश और भारत के वेस्ट बंगाल में के कुछ भागों में भूजल में या फिर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक प्रदूषण का कारण है। तो यह आपका नेचुरल सोर्स होता है। नेक्स्ट है भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो अशोधित वाहित मल। भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की नदियों में लगातार बढ़ता प्रदूषण का जो प्रमुख स्रोत होता है वो आपका अशोधित वाहित मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो आपका सड़क परिवहन है। फिर से शहरी क्षेत्रों में या फिर सिटी एरिया में या फिर अर्बन एरिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। तो आपका सड़क परिवहन है। पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल क्या होता है? तो बायोगैस होता है। पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल गैस कौन सा होता है? तो बायोगैस होता है। मानव को कैंसर हो सकता है तो सीसा प्रदूषक के कारण, यानी मानव को कैंसर हो सकता है तो सीसा प्रदूषक के कारण या फिर लेड पॉल्यूटेंट के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो लेड पॉल्यूटेंट के कारण होता है। एक प्राकृतिक खतरा नहीं है तो आपका रासायनिक प्रदूषण, संदूषण, केमिकल पॉल्यूशन जो होता है वो एक प्रकार का नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है। यानी कि एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, तो इसके अंतर्गत आपका रासायनिक प्रदूषण आता है। नेक्स्ट है दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। यानी दामोदर नदी जो होती है यह झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। फिर से दामोदर नदी झारखंड के खमार पाट से निकलकर हुगली में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रवाहित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है या फिर बायोलॉजिकल डिजर्ट होकर रह गई। फिर से गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य
गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल या फिर बायोलॉजिकल डिजर्ट होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक चमड़ा उद्योग से होता है। फिर से औद्योगिक मलबे के अंतर्गत देखा जाए तो सर्वाधिक जो रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से यही उद्योग उत्तरदायी है, यानी कि वाटर पोल्यूशन के लिए और एयर पोल्यूशन के लिए, दोनों के लिए जो औद्योगिक चमड़ा उद्योग है यह दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इससे वाटर पोल्यूशन भी होता है और इसी से सॉइल पोल्यूशन भी इसी से होता है। नेक्स्ट है, देश में मणिपुर, त्रिपुरा, ओडिशा, मेघालय, झारखंड और मध्य प्रदेश में जल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। यानी देश में मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ओडिशा हो गया, मेघालय हो गया, झारखंड हो गया और मध्य प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता का स्तर अत्यधिक चिंताजनक है। भारत की 85% ग्रामीण जनसंख्या भूजल पर निर्भर है। यानी कि भारत की लगभग 85% जो रूरल पॉपुलेशन है या फिर ग्रामीण जनसंख्या है वो ग्राउंड वाटर पर ही निर्भर है। शेष 15% जनसंख्या खुले कुएं या फिर जल के खुले स्रोतों से पेयजल प्राप्त करती है। भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम जैसे जानलेवा रसायन मिले होते हैं। यानी कि भूजल में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, तो इसमें आर्सेनिक पाया जाता है जिसे हम लेड के नाम से जानते हैं, फ्लोराइड पाया जाता है और यूरेनियम पाया जाता है जो कि जानलेवा जो है मानव की हेल्थ के लिए होते हैं। नॉक्सी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण, यानी कि नॉकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर से नॉकनी संलक्षण जो है वो फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। यद्यपि फ्लोराइड तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है। यद्यपि जो फ्लोराइड होता है वो फ्लोराइड एलिमेंट्स जो होता है वो पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करती है। फिर से नॉकनी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण के प्रभाव द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि नॉकनी संलक्षण जो होता है वो फ्लोराइड के प्रदूषण के